नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए यादगार लम्हे। हर्ष, अब क्या होगा? आभा ने कराहते हुए पूछा। उसकी आंखों में भय साफ देखा जा सकता था। उसे अपनी चोट से ज्यादा आने वाली स्थिति को लेकर घबराहट हो रही थी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम फिक्र मत करो। हर्ष ने उसका गाल थपथपाते हुए कहा, मगर आभा चाहकर भी मुस्कुरा नहीं सकी। हर्ष ने उसे दवा खिलाकर आराम करने को कहा और फिर खुद भी उसी के बेड के एक किनारे अधलेटा सा हो गया। आभा दवा के असर से नींद के आगोश में चली गई, मगर हर्ष के दिमाग में कई उलझने एक साथ चहलकदमी कर रही थी। कितने खुश थे दोनों जब सुबह रेलवे स्टेशन पर मिले थे। हर्ष की ट्रेन सुबह 8 बजे ही स्टेशन पर लग चुकी थी। आभा की ट्रेन आने में अभी 1 घंटा बाकी था। यह समय हर्ष ने उससे व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हुए ही बिताया था। जैसे ही आभा की ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा हुई, वह आभा के कोच की तरफ बढ़ा। आभा ने भी उसे देखते ही जोर जोर से हाथ हिलाया। स्टेशन की भीड़ से बेपरवाह दोनों वहीं कसकर गले मिले और फिर अपना अपना बैग लेकर स्टेशन से बाहर निकल आए। एक होटल में कमरा लेकर दोनों ने चेक इन किया। अटेंडेंट के सामान रख कर जाते ही दोनों फिर एक दूसरे से लिपट गए। थोड़ी देर तक एक दूसरे को महसूस करने के बाद वे नहा धोकर नाश्ता करने बाहर निकले। आभा का बाहर जाने का मन नहीं था। वह तो हर्ष के साथ पूरा दिन कमरे में ही बंद रहना चाहती थी, मगर हर्ष ने ही मनुहार की बाहर जाकर उसे जयपुर की प्याज की स्पेशल कचौड़ी खिलाने की, जिसे वह टाल नहीं सकी थी। हर्ष को अब अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा था कि न वह बाहर जाने की जिद करता और न यह हादसा होता। होटल से निकलकर जैसे ही वे मुख्य सड़क पर आए, पीछे से आती एक अनियंत्रित कार ने आभा को टक्कर मार दी। वह लहूलुहान सी वही सड़क पर गिर पड़ी। हर्ष एम्बुलेंस की मदद से उसे हॉस्पिटल ले गया। एक्सरे जांच में आभा के पांव की हड्डी टूटी पाई गई। डॉक्टर ने 6 सप्ताह के लिए प्लास्टर बांध हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। तभी मोबाइल की आवाज से आभा की नींद टूटी। उसके मोबाइल में रिमाइंडर मैसेज बजा। लिखा था, से हैप्पी एनिवर्सरी टू हर्ष। आभा दर्द में भी मुस्कुरा दी। पिछले साल उसने हर्ष को विश करने के लिए यह रिमाइंडर अपने मोबाइल में डाला था। दोपहर 12 बजे जैसे ही रिमाइंडर मैसेज ने उसे विश करना याद दिलाया, उसने हर्ष को किस करके अपने पुनर्मिलन की सालगिरह विश की और उसी वक्त इसमें आज की तारीख सेट कर दी थी। मगर आज वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई थी, क्योंकि वह जख्मी हालत में बेड पर थी। उसने एक नजर हर्ष पर डाली और रिमाइंडर में अगले साल की डेट सेट कर दी। हर्ष अभी भी आंखें मूंदे लेटा था। पता नहीं सो रहा था या कुछ सोच रहा था। आभा ने दर्द को सहन करते हुए एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अब आभा का दिमाग भी यादों की बीती गलियों में घूमने लगा। लगभग साल भर पहले की बात है। उसे अच्छी तरह याद है। वह 4 मार्च की शाम, वह अपने कॉलेज की तरफ से 2 दिन का एक सेमिनार अटेंड करने जयपुर आई थी। शाम के समय टाइम पास करने के लिए जीटी पर घूमते घूमते अचानक उसे हर्ष जैसा एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह चौंक गई। हर्ष यहाँ कैसे हो सकता है? सोचते सोचते वह उस व्यक्ति के पीछे हो ली। एक शॉप पर आखिर वह उसके सामने आ ही गई। उस व्यक्ति की आंखों में भी पहचान की परछाई सी उभरी। दोनों सकपकाए और फिर मुस्कुरा दिए। हाँ, यह हर्ष ही था, उसका कॉलेज का साथी, उसका खास दोस्त, जो न जाने उसे किस अपराध की सजा देकर अचानक उससे दूर चला गया था। कॉलेज के आखिरी दिनों में ही हर्ष उससे कुछ खिंचा खिंचा सा रहने लगा था और फिर फाइनल परीक्षा खत्म होते होते बिना कुछ कहे सुने हर्ष उसकी जिंदगी से चला गया था। कितना ढूंढा था उसने
हर्ष को, मगर किसी से भी उसे हर्ष की कोई खबर नहीं मिली। आभा आज तक हर्ष के उस बदले हुए व्यवहार का कारण नहीं समझ पाई थी। धीरे धीरे वक्त अपने रंग दिखाता रहा। डॉक्टरेट करने के बाद आभा स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर लग गई और अपने विगत से लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। इस बीच आभा ने अपने पापा की पसंद के लड़के राहुल से शादी भी कर ली। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी आभा को राहुल के लिए अपने दिल में कभी प्यार वाली तड़प महसूस नहीं हुई। शायद अब भी दिल हर्ष के लिए ही धड़कना चाहता था। शादी करके जैसे एक समझौता किया था उसने अपनी जिंदगी से। हालांकि समय के साथ साथ हर्ष की स्मृतियों पर जमती धूल की परत भी मोटी होती चली गई थी, मगर कहीं न कहीं उसके अवचेतन मन में हर्ष आज भी मौजूद था। शायद इसीलिए वह राहुल को कभी दिल से प्यार नहीं कर पाई थी। राहुल सिर्फ उसके तन को ही छू पाया था, मन का दरवाजा आभा उसके लिए नहीं खोल पाई थी। जीटी में हर्ष को यूं अचानक अपने सामने पाकर आभा को यकीन ही नहीं हुआ। हर्ष का भी लगभग यही हाल था। कैसी हो आभा? आखिर हर्ष ने ही चुप्पी तोड़ी। तुम कौन होते हो यह पूछने वाले? आभा मन ही मन गुस्साई, मगर प्रत्यक्ष में बोली, अच्छी हूँ, आप सुनाइए। अकेले हैं या आपकी मैडम भी साथ है? अभी तो अकेला ही हूँ, हर्ष ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और फिर आभा को कॉफी पीने का ऑफर दिया। उसकी मुस्कान देखकर आभा का दिल जैसे उछलकर बाहर आ गया। दिल ने कहा कि कमबख्त यह मुस्कान आज भी वैसी ही कातिल है, लेकिन दिमाग ने सहज होकर हर्ष का प्रस्ताव स्वीकार लिया। शाम दोनों ने साथ बिताई। थोड़ी देर तो दोनों में औपचारिक बातें हुई और फिर एक एक करके संकोच की दीवारें टूटने लगी। देर रात तक गीले शिकवे होते रहे। कभी हर्ष ने अपनी पलकें नम की तो कभी आभा ने अपनी आंखें छलकाई। हर्ष ने खुद को आभा का गुनहगार मानते हुए अपनी मजबूरियां बताई, अपनी कायरता भी स्वीकार की और यो बिना कहे सुने चले जाने के लिए उससे माफी भी मांगी। आभा ने भी जो हुआ सो हुआ कहते हुए उसे माफ कर दिया। फिर डिनर के बाद विदा लेते हुए दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अगले दिन शाम को फिर यही मिलने का वादा करके दोनों अपने अपने होटल की तरफ चल दिए। अगले दिन बातचीत के दौरान हर्ष ने उसे बताया कि वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में साइट इंजीनियर है और इसी सिलसिले में उसे महीने में लगभग 15 से 20 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। और यह भी बताया कि उसके 2 बच्चे हैं और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी संतुष्ट है। तुम अपनी लाइफ से संतुष्ट हो या खुश भी हो? एकाएक आभा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। दोनों स्थितियां अलग होती है क्या? हर्ष ने भी प्रति प्रश्न किया। वक्त आने पर बताऊंगी, आभा ने टाल दिया। आभा की ट्रेन रात 11 बजे की थी और हर्ष तब तक उसके साथ ही था। दोनों ने आगे भी टच में रहने का वादा करते हुए विदा ली। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही आभा ने हर्ष को फोन किया। हर्ष ने जिस तत्परता से फोन उठाया उसे महसूस करके आभा को हंसी आ गई। बोली, फोन का ही इंतजार कर रहे थे क्या? अब हर्ष को भी अपने उतावलेपन पर आश्चर्य हुआ। बातें करते करते कब 1 घंटा बीत गया दोनों को पता ही नहीं चला। आभा की क्लास का टाइम हो गया, वह पीरियड लेने चली गई। वापस आते ही उसने फिर हर्ष को फोन लगाया। फिर वही लंबी बातें। दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। देर रात तक दोनों व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहे और सुबह उठते ही फिर वही सिलसिला। अब तो यह रोज का नियम ही बन गया। ना जाने कितनी बातें थी उनके पास जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी।
कई बार तो यह होता था कि दोनों के ही पास कहने के लिए शब्द नहीं होते थे, मगर बस वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही सोचकर फोन थामे रहते। इसी चक्कर में दोनों के कई जरूरी काम भी छूटने लगे, मगर न जाने कैसा नशा सवार था दोनों ही पर कि यदि 1 घंटा भी फोन पर बात न हो तो दोनों को ही बेचैनी होने लगती। ऐसी दीवानगी तो शायद उस कच्ची उम्र में भी नहीं थी जब उनके प्यार की शुरुआत हुई थी। आभा को लग रहा था जैसे खोया हुआ प्यार फिर से उसके जीवन में दस्तक दे रहा है, मगर हर्ष अब भी इस सच्चाई को जानते हुए भी यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उसे आभा से प्यार है। हर्ष, तुम इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हें आज भी मुझसे प्यार है? एक दिन आभा ने पूछा। अगर मैं यह प्यार स्वीकार कर भी लूं तो क्या समाज इसे स्वीकार करने देगा? कौन इस बात का समर्थन करेगा कि मैंने शादी किसी और से की है और प्यार तुमसे करता हूँ? हर्ष ने तड़पते हुए जवाब दिया। शादी करना और प्यार करना दोनों अलग अलग बातें हैं हर्ष। जिसे चाहे शादी भी उसी से हो। जब यह जरूरी नहीं तो फिर यह जरूरी क्यों है कि जिससे शादी हो उसी को चाहा भी जाए? आभा ने अपना तर्क दिया। उसका दिल रो रहा था। चलो माना कि यह जरूरी नहीं, मगर इसमें हमारे जीवन साथियों की क्या गलती है? उन्हें हमारी अधूरी चाहत की सजा क्यों मिले? हर्ष ने फिर तर्क किया। हर्ष, मैं किसी को सजा देने की बात नहीं कर रही। हमने अपनी सारी जिंदगी उनकी खुशी के लिए जी है। क्या हमारा अपने आप के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? क्या हमें अपनी खुशी के लिए जीने का अधिकार नहीं? वैसे भी अब हम उम्र की मध्य वय में आ चुके हैं। जीने लायक जिंदगी बची ही कितनी है हमारे पास। मैं कुछ लम्हे अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मैं महसूस करना चाहती हूँ कि खुशी क्या होती है। कहते कहते आभा का स्वर भीग गया। क्यों? क्या तुम अपनी लाइफ से अब तक खुश नहीं थी? क्या कमी है तुम्हें? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। हर्ष ने उसे टटोला। खुश दिखना और खुश होना दोनों में बहुत फर्क होता है हर्ष। तुम नहीं समझोगे। आभा ने जब यह कहा तो उसकी आवाज की तरलता हर्ष ने भी महसूस की। शायद वह भी उसमें भीग गया था, मगर सच का सामना करने की हिम्मत फिर भी नहीं जुटा पाया। लगभग 10 महीने दोनों इसी तरह सोशल मीडिया पर जुड़े रहे। रोज घंटों बातें करने पर भी उनकी बातें खत्म नहीं होती थी। आभा की तरफ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वह हर्ष के प्रत्यक्ष मिलने के लिए बेचैन होने लगी। लेकिन हर्ष का व्यवहार अभी भी उसके लिए एक पहेली बना हुआ था। कभी तो उसे लगता जैसे हर्ष आज भी सिर्फ उसी का है, और कभी वह एकदम बेगानों सा लगने लगता। वह 2 कदम आगे बढ़ता और अगले ही पल 4 कदम पीछे हो जाता। वह आभा का साथ तो चाहता था, मगर समाज में दोनों की ही प्रतिष्ठा को भी दांव पर नहीं लगाना चाहता था। उसे डर था कि कहीं ऐसा न हो वह एक बार मिलने के बाद आभा से दूर ही न रह पाए। फिर क्या करेगा वह? मगर आभा अब मन ही मन एक ठोस निर्णय ले चुकी थी। 4 मार्च आने वाला था। आभा ने हर्ष को याद दिलाया कि पिछले साल इसी दिन वे 2 बिछड़े प्रेमी फिर से मिले थे। उसने आखिर हर्ष को मना ही लिया था यह दिन एक साथ मनाने के लिए, और बहुत सोच विचार कर के दोनों ने उस दिन जयपुर में मिलना तय किया। हर्ष दिल्ली से और आभा जोधपुर से सुबह ही जयपुर आई। होटल में पति पत्नी की तरह रुके, पूरा दिन साथ बिताया, जी भर कर प्यार किया, और दोपहर ठीक 12 बजे आभा ने हर्ष को हैप्पी एनिवर्सरी विश किया। और फिर उसी समय अपने मोबाइल में अगले साल के लिए यह रिमाइंडर डाल लिया। रात को जब विदा लेने लगे तो आभा ने हर्ष को एक बार फिर चूमते हुए कहा, हर्ष, खुशी क्या होती है यह आज तुमने मुझे महसूस करवाया है। थैंक्स। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। मरे तुम्हारे दुश्मन,
अभी तो हमारी जिंदगी से फिर से मुलाकात हुई है। सच आभा, मैं तो मशीन ही बन चुका था। मेरे दिल को फिर से धड़काने के लिए शुक्रिया। और हाँ, खुशी और संतुष्टि में फर्क महसूस करवाने के लिए भी। हर्ष ने उसके चेहरे पर से बाल हटाते हुए कहा और फिर से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। अब आशिकी छोड़ो, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। आभा ने मुस्कुराते हुए हर्ष को अपने से अलग किया। उसी शाम दोनों ने वादा किया था कि हर साल 4 मार्च को वे दोनों इसी तरह इसी जगह मिला करेंगे। इसी वादे के तहत आज भी दोनों यहाँ जयपुर आए थे और यह हादसा हो गया। आभा, डॉक्टर ने तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर बना दिए। मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। हर्ष ने धीरे से उसे जगाते हुए कहा। तो आभा फिर से भयभीत हो गई कि कैसे वापस जाएगी। अब वह जोधपुर कैसे राहुल का सामना कर पाएगी। मगर फेस तो करना ही पड़ेगा। जो होगा देखा जाएगा। सोचते हुए आभा जोधपुर जाने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने लगी। आभा ने राहुल को फोन करके अपने एक्सीडेंट के बारे में बता दिया। राहुल ने सिर्फ इतना ही पूछा, ज्यादा चोट तो नहीं आई? आभा के नहीं कहते ही राहुल ने अगला प्रश्न दागा। सरकारी हॉस्पिटल में ही दिखाया था ना? ये प्राइवेट वाले तो बस लूटने के मौके ढूंढते हैं। सुनकर आभा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे राहुल से ऐसी ही उम्मीद थी। आभा ने बहुत कहा कि वह अकेली जोधपुर चली जाएगी, मगर हर्ष ने उसकी एक न सुनी और टैक्सी में उसके साथ जोधपुर चल पड़ा। आभा को हर्ष का सहारा लेकर उतरते देख राहुल का माथा ठनका। आभा ने परिचय करवाते हुए कहा, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, जयपुर में मेरे साथ ही थे। राहुल ने हर्ष में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, सिर्फ इतना ही कहा, टैक्सी से आने की क्या जरूरत थी? ट्रेन से भी आ सकती थी। आभा को जोधपुर छोड़ उसी टैक्सी से हर्ष लौट गया। आभा 6 सप्ताह की बेड रेस्ट पर थी। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े उसे हर्ष से बातें करने के अलावा और कोई काम ही नहीं सूझता था। कभी जब हर्ष अपने प्रोजेक्ट में बिजी होता तो उससे बात नहीं कर पाता था। यह बात आभा को अखर जाती थी। वह फोन या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी नाराजगी जताती, फिर हर्ष उसे मनुहार करके मनाता। आभा को उसका यो मनाना बहुत सुहाता। वह मन ही मन अपने प्यार पर इतराती। ऐसे ही एक दिन वह अपने बेड पर लेटी लेटी हर्ष से बातें कर रही थी और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे पता ही नहीं चला कि राहुल कब से वहां खड़ा उसकी बातें सुन रहा है। बाय, लव यू कहते हुए फोन रखने के साथ ही जब राहुल पर उसकी नजर पड़ी तो वह सकपका गई। राहुल की आंखों का गुस्सा उसे अंदर तक हिला गया। उसे लगा मानो आज उसकी जिंदगी से खुशियों की विदाई हो गई। राहुल ने आंखें तरेर कर पूछा, कौन है यह? कब से चल रहा है ये सब? यह हर्ष है, वही जो मुझे छोड़ने आया था। आभा अब राहुल के सवालों के जवाब देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुकी थी। तो तुम इसलिए बार बार जयपुर जाती थी? राहुल ने फिर पूछा, पर आभा ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लेती। समाज में बात खुलेगी तो क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? राहुल ने उसके चरित्र को निशाना बनाते हुए चोट की। तुम्हारी इज्जत का ख्याल था, इसीलिए तो बाहर मिली उससे, वरना यहाँ इस शहर में भी मिल सकती थी। और समाज, किस समाज की बात करते हो तुम? किसे इतनी फुर्सत है कि इतनी आपाधापी में मेरे बारे में कोई सोचे? मैं कितना सोचती हूँ किसी और के बारे में, और यदि कोई सोचता भी है तो 2 दिन सोचकर भूल जाएगा। वैसे भी लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। आशा ने बहुत ही संयत स्वर में कहा, बच्चे क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? उनका तो कुछ ख्याल करो। राहुल ने इस बार इमोशनल वार किया।
2 से 4 सालों में बच्चे भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। राहुल, मैंने सारी उम्र अपनी जिम्मेदारियां निभाई है, बिना तुमसे कोई सवाल किए अपना हर फर्ज निभाया है, फिर चाहे वह पत्नी का हो या माँ का। अब मैं कुछ समय अपने लिए जीना चाहती हूँ। क्या मुझे उतना भी अधिकार नहीं? आभा की आवाज लगभग भर्रा गई थी। तुम पत्नी हो मेरी, मैं कैसे तुम्हें किसी और की बाहों में देख सकता हूँ? राहुल ने उसे झकझोरते हुए कहा। हाँ, पत्नी हूँ तुम्हारी, मेरे शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, मगर कभी सोचा है तुमने कि मेरा मन आज तक तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे प्यार के छींटों से मेरे मन का आंगन क्यों नहीं भीगा? तुम चाहो तो अपने अधिकार का प्रयोग करके मेरे शरीर को बंदी बना सकते हो। एक जिंदा लाश पर अपने स्वामित्व का हक जताकर अपने अहम को संतुष्ट कर सकते हो, मगर मेरे मन को तुम सीमाओं में नहीं बांध सकते। उसे हर्ष के बारे में सोचने से तुम रोक नहीं सकते। आभा ने शून्य में ताकते हुए कहा। अच्छा, क्या वह हर्ष भी तुम्हारे लिए इतना ही दीवाना है? क्या वह भी तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है? राहुल ने व्यंग से कहा। दीवानगी का कोई पैमाना नहीं होता। वह मेरे लिए किस हद तक जा सकता है यह मैं नहीं जानती, मगर मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आभा ने दृढ़ता से कहा। अगर तुमने इस व्यक्ति से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया तो मैं उसके घर जाकर उसकी सारी हकीकत बता दूंगा। कहते हुए राहुल ने गुस्से में आकर आभा के हाथ से मोबाइल छीनकर उसे जमीन पर पटक दिया। मोबाइल बिखर कर आभा के दिल की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। राहुल की आखिरी धमकी ने आभा को सचमुच डरा दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण हर्ष की जिंदगी में कोई तूफान आए। वह अपनी खुशियों की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकती थी। उसने मोबाइल के सारे पार्ट्स फिर से जोड़े तो पाया कि वह अभी भी चालू स्थिति में है। एक आखिरी मैसेज उसने हर्ष को लिखा। शायद नियति ने मेरे हिस्से खुशी लिखी ही नहीं। तुमने जो खूबसूरत यादें मुझे दी है उनके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर मोबाइल से सिम निकालकर टुकड़े टुकड़े कर दी। हर्ष कुछ भी समझ नहीं पाया कि यह अचानक क्या हो गया। उसने आभा को फोन लगाया, मगर फोन बंद था। फिर उसने व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ा, मगर वह भी अनसीन ही रह गया। अगले कई दिनों तक हर्ष उसे फोन ट्राई करता रहा, मगर हर बार फोन बंद है का मैसेज पाकर निराश हो उठता। उसके किसी भी मेल का जवाब भी आभा की तरफ से नहीं आया। एक बार तो हर्ष ने जोधपुर जाकर उससे मिलने का मन भी बनाया, मगर फिर यह सोचकर कि कहीं उसकी वजह से स्थिति ज्यादा खराब न हो जाए, उसने दिल पर पत्थर रख लिया। आखिर हर्ष ने सब कुछ वक्त पर छोड़कर आभा को तलाश करना बंद कर दिया। इस वाकया के बाद आभा ने अब मोबाइल रखना ही बंद कर दिया। राहुल के बहुत जिद करने पर भी उसने नई सिम नहीं ली। बस कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक ही उसने खुद को सीमित कर लिया। कॉलेज से भी जब मन उचटने लगा तो उसने छुट्टियां लेनी शुरू कर दी, मगर छुट्टियों की भी एक सीमा थी। धीरे धीरे वह गहरे अवसाद में चली गई। राहुल ने बहुत इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब राहुल भी चिड़चिड़ा सा होने लगा था। एक तो आभा की बीमारी, ऊपर से उसकी सैलरी भी कटकर आ रही थी, क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। राहुल को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही थी, जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा था। पति पत्नी जैसा भी कोई रिश्ता अब उनके बीच नहीं रहा था। यहाँ तक कि आजकल तो खाना भी अक्सर या तो राहुल को खुद बनाना पड़ता या फिर बाहर से ही आता। सारे उपाय करने के बाद अंत में डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने राहुल से कहा, मरीज ने शायद खुद को खत्म करने की ठान ली है। जब तक ये खुद जीना नहीं चाहेंगे, कोई भी इलाज इन पर कारगर नहीं हो सकता। आज शाम राहुल ने आभा से तलखी से कहा, देखो अब बहुत हो चुका,
मैं अब तुम्हारे नाटक और नहीं सहन कर सकता। आज तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया था। कह रहे थे कि तुम्हारे कॉलेज की तरफ से जयपुर में 5 दिनों का एक ट्रेनिंग कैंप लग रहा है। अगर तुमने उसमें भाग नहीं लिया तो तुम्हारा इंक्रीमेंट रुक सकता है। हो सकता है कि नौकरी भी हाथ से चली जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्यों अच्छी भली नौकरी को लात मारने पर तुली हो। मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल से कहकर कैंप के लिए तुम्हारा नाम जुड़वा दिया है। 2 दिन बाद तुम्हें जयपुर जाना है। आभा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आभा के न चाहते हुए भी राहुल ने उसे ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया। ट्रेन में बैठाते समय राहुल ने कहा, यह लो अपना मोबाइल, इसमें नई सिम डाल दी है। अपने प्रिंसिपल को फोन करके कैंप ज्वाइन करने की सूचना दे देना ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए। आभा ने एक नजर अपने पुराने टूटे मोबाइल पर डाली और उसे पर्स में धकेलते हुए ट्रेन की तरफ बढ़ गई। सुबह जैसे ही आभा की ट्रेन जयपुर स्टेशन पहुंची, वह यंत्र चालित सी नीचे उतरी और धीरे धीरे उसी बेंच की तरफ बढ़ चली जहां हर्ष उसे बैठा मिला करता था। फिर अचानक कुछ याद करके आभा के आंसुओं का बांध टूट गया। वह उस बेंच पर बैठकर फपक पड़ी। फिर अपने आप को संभालते हुए उसी होटल की तरफ चल दी जहां वह हर्ष के साथ रुका करती थी। उसे दोपहर बाद 3 बजे कैंप में पहुंचना था। संयोग से आभा उस दिन भी उसी कमरे में ठहरी जहां उसने पिछली दोनों बार के साथ यादगार लम्हे बिताए थे। वह कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने रूम का दरवाजा तक बंद नहीं किया था। तभी अचानक पर्स में रखे मोबाइल में रिमाइंडर मैसेज बज उठा, से हैप्पी एनिवर्सरी टू हर्ष। देखकर आभा एक बार फिर सिसक उठी। उफ, आज 4 मार्च है। तभी अचानक 2 मजबूत हाथ पीछे से आकर उसके गले के इर्द गिर्द लिपट गए। आभा ने अपना भीगा चेहरा ऊपर उठाया तो सामने हर्ष को देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ। वह उससे कसकर लिपट गई। हर्ष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी। आभा का सारा अवसाद आंखों के रास्ते बहता हुआ हर्ष के शर्ट को भिगोने लगा। वह सब कुछ भूलकर उसके चौड़े सीने में सिमट गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।